छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति में चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस, छत्तीसगढ़ को कम महत्व दिया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा राज्य का लोकसभा में 10 सीट है और उसमें से 5 सीट भाजपा जीती, 5 कांग्रेस जीती, किंतु वहां से 3 लोगों को मंत्री बनाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं जिसमें से 10 भाजपा ने जीती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति को ही जो है मंत्री बनाया गया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो ये कहूंगा, देखिए पद मायने नहीं रखता, और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विषय में बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी को सम्मान देती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और मैं देखता हूँ और हम सब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है और निश्चित ही जरूर मंत्री पद एक हो, लेकिन किसी भी संसाधन में, किसी भी व्यवस्था में, किसी प्रकार की मार्गदर्शन में, किसी प्रकार की कोई भी कमी केंद्र शासन के द्वारा नहीं की गई। तो कहूंगा बहुत ज्यादा फोकस और बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर बोलूं तो छत्तीसगढ़ की पहचान कहीं ना कहीं पहले नक्सलवाद के नाम से होती थी। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा अभिशाप ये नक्सलवाद था, और जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया कि अब पूरे भारत देश से नक्सलवाद को एक डेडलाइन तय कर उन्होंने कहा कि अब समाप्त कर दिया जाएगा। और जब प्रशिक्षण किया गया कि कहाँ कहाँ कितने नक्सलवाद बचे हुए हैं, तो पता चला कि 77% तो छत्तीसगढ़ में ही बचा हुआ। तो आप सोच कर देखिए, भारत देश में मात्र 33% और 77% पूरा यहाँ पर बचा हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने यहाँ फोकस किया। तो सबसे ज्यादा महत्व कहाँ दिया उन्होंने? छत्तीसगढ़ को दिया। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे भारत देश से नक्सलवाद समाप्त हो, और ये बहुत आसान नहीं था। आप समझते हैं कितना कठिन था, कितनी मेहनत थी, कितने लोगों को इसके लिए कुर्बानी भी देनी पड़ी, और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी को कितनी बार यहाँ पर आना पड़ा, लगभग 100 बार से भी ज्यादा वो इन 2-2.5 सालों में आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्व उन्होंने इस छत्तीसगढ़ को दिया। तो इम्पोर्टेंट या महत्व ये नहीं रखता कि हमें कितने पद मिले, कितना दायित्व मिला, ये नहीं रखता, बल्कि महत्व ये रखता है कि केंद्र शासन के द्वारा कितना सहयोग मिला, कितना मार्गदर्शन मिला, कितना संसाधन मिला, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में उनका सहयोग मिला, ये मायने रखता है। और हम देखते हैं कि इस डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को बहुत महत्व दिया है, बहुत प्राथमिकता दी है। सबसे बड़ा प्राथमिकता नक्सलवाद समाप्त करने का। दूसरी हम बात करें तो आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, जो पिछले 5 साल गरीबों के, किसान के प्रधानमंत्री आवास रुक गए थे, जिसको बनाने का अगर किसी ने काम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जो रुके थे उसको तो स्वीकृत किया ही, इसके अलावा और उन्होंने लाखों प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर स्वीकृति हम लोग को प्रदान की। साथ ही साथ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, जहां निश्चित ही प्रधानमंत्री आवास बन पाना बहुत असंभव था, तो वहां पे विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की कि वहां के लिए विशेष और हमें आवास मिलने चाहिए। तो वहां लगभग हमें पता चला कि 15,000 से भी ज्यादा प्रधानमंत्री आवास वहां पर स्वीकृति होकर मिले। तो ये केंद्र का सहयोग इस छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। और जैसे हमने कहा ही आपको कि किसानी के समय हर किसान को कहीं ना कहीं खाद, बीज, खादों की आवश्यकता होती है, और वैश्विक युद्ध चल रहे थे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कितनी समस्याएं थी। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी सारे चीजों का, किसानों के जो की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ को स्पेशल हम लोग को ये सारे संसाधन और स्पेशल हम सबको दिया गया, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के प्रयास। तो हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ को हमेशा प्राथमिकताएं मिली है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। आप देखिए जितने हाईवेज में आप चले जाइए, आज NH जितने हैं, रायपुर बिलासपुर हाईवे देख लीजिए, राजनांदगांव देख लीजिए, इधर हम सरायपाली महासमुंद जाने का देख लें, अंडर ब्रिज की बात हो, ओवर ब्रिज की बात हो, सारी चीजों के लिए हमको मिली है। अभी हजारों करोड़ रुपए के लिए हमारे जो परिवहन मंत्री जी ने घोषणा की हुई है, जो हमको मिलेगा। हम बात करें रेलवे कनेक्टिविटी की, तो अनेक प्रकार की रेलवे कनेक्टिविटी के लिए स्वीकृति मिली है। अभी रायगढ़ से फिर सीधा इधर नवा रायपुर होते हुए इधर आगे बढ़ेगा, उसके लिए रेलवे के लिए हमको स्वीकृति मिली हुई है। तो हर प्रकार की सुख सुविधाओं को ध्यान में छत्तीसगढ़ को रखा गया। जब भी किसी प्रकार के प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं तो विशेष फोकस छत्तीसगढ़ को दिया गया। हर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिला है। बताइए, कभी इतनी रेलवे कनेक्टिविटी कभी हमको अनुमति नहीं मिली। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में मिली। तो पद मायने नहीं रखता, संसाधन और ये सारी चीजें मायने रखती है। और हम सब के लिए मैं कहूंगा कि पूरे छत्तीसगढ़ के एक एक नागरिक के लिए मायने अगर रखता होगा तो विकास, छत्तीसगढ़ का विकास मायने रखता होगा।
और छत्तीसगढ़ के विकास में केंद्र शासन के द्वारा किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भरपूर सहयोग हमको मिल रहा है और आने वाले समय में और भरपूर सहयोग मिलेगा। देखिएगा आने वाले समय में हो सकता है कि जिस प्रकार एम्स यहाँ पर है, तो आने वाले समय में हो सकता है जो हम बात करते हैं प्राकृतिक वाले जो संसाधन है वो भी यहाँ पर डेवलप होगी और केंद्र शासन का भरपूर सहयोग। जैसा छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों का मानना है, जैसे छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में परदेशिया या बाहरी लोगों का वर्चस्व ज्यादा है। तो इस संदर्भ में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं तो इस बात से बिल्कुल मना करता हूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ बहुत सॉफ्ट नेचर वाला स्टेट है। दयालु यहाँ पर लोग हैं, सरल लोग यहाँ पर हैं और बहुत अच्छे लोग यहाँ पर हैं। और निश्चित ही केंद्र और प्रदेश दोनों की सहभागिता होनी भी चाहिए, क्योंकि दोनों की सहभागिता जरूरी है और स्थानीयों को प्राथमिकता बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसके पक्ष में हम सब हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति लेकर आई है, उन्होंने उसमें इसको फोकस नहीं किया कि कौन कितना पैसा यहाँ लगाए तो हम उसको कितना इंसेंटिव देंगे। मुख्यमंत्री जी ने उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये फोकस किया कि कौन कितने लोगों को रोजगार दे, जो जितना ज्यादा रोजगार देगा उसको उतना ही इंसेंटिव यहाँ से मिलेगा। तो निश्चित ही जब वो रोजगार यहाँ पर ज्यादा रोजगार वो जितना उपलब्ध कराएगा तो छत्तीसगढ़ के युवा साथियों को, यहाँ के नागरिकों को उसमें प्राथमिकता मिलेगी। आज हम बात कर रहे हैं नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो लगभग 250 करोड़ के लगभग बननी है। तो जब वो 4,500 लोग वहां पे वैकेंसीज आएगी, छत्तीसगढ़ के बच्चों को मिलेगी, छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिलेगी, छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता मिलेगी। तो इस प्रकार से हमारी सरकार हर तरीके से छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हितों के लिए विशेष ध्यान देकर, विशेष फोकस कर सारे रोड मैप बना रही है। जो भी नीति बना रही है तो स्थानीय लोगों को ध्यान में रखते। अभी आप समझेंगे हमारे छत्तीसगढ़ में IIIT है, यहाँ नया रायपुर में, वहां हमारे 50% छत्तीसगढ़ के बच्चे पढ़ते हैं, 50% बाहर के पढ़ते हैं। ये प्राथमिकता हमारे छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में मिले। तो छत्तीसगढ़ के युवाओं का हो, छत्तीसगढ़ के नागरिकों को हितों को ध्यान में रखकर हमारी सरकार काम कर रही है। क्या है कि छत्तीसगढ़ बहुत दयालु है, बहुत भोला है, तो उसको कहीं ना कहीं उसमें भ्रम फैलाने का काम, झूठ फैलाने का काम, आपस में लड़ाने का काम कुछ संस्थानें, कुछ संगठनें करती हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में आज छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोगों के हितों के लिए काम हो रहा है। इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी के ऊपर उनका विश्वास बना हुआ है। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको संविधान से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस संवैधानिक अधिकारों का उपयोग या लाभ कुछ सीमित लोगों ने अधिक उठाया है, जो सक्षम हैं, जो घर से अच्छे हैं, या उन लोगों ने अधिक उठाया जो पहले से ही आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और इसका लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाया जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है या जो गरीब लोग हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल आपने सही बात कही कि संवैधानिक अधिकार है आरक्षण, और किन परिस्थितियों में ये बना हम सब इसको बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी इसमें सवाल उठाते हैं, इसमें जो डाउट करते हैं, उनको तो पहले इतिहास को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्यों ये आरक्षण दिया गया और आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी। तो उस परिस्थितियों को जानेंगे, समझेंगे तो हमको ये चीजों की समझ में आएगी। लेकिन आपने एक जो बड़ी बात कही कि जिनको सही मायने में आवश्यकता है, क्या उनको उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो निश्चित इसके लिए क्राइटेरिया बने हुए हैं। आपको मालूम ही है कि इस एक कहीं ना कहीं इसमें जो सालाना का जो उनका वो होता है, आय होता है, उसका एक क्राइटेरिया बना हुआ है। उस क्राइटेरिया के अनुरूप ही उनको लाभ मिलता है। और हम लोग प्रयास भी करते हैं कि हमारे बच्चों को हम जानकारी दे सके और ज्यादा से ज्यादा जानकारी उनको स्कूल के समय से ही हम लोग जानकारी देना प्रारंभ कर देते हैं। जिसको स्कूल में जो छात्रवृत्ति मिलती है, कॉलेज में जो छात्रवृत्ति मिलती है, स्टाइपेंड जो मिलती है, इसके माध्यम से उनको हम जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि इसका लाभ हमको लेना भी है और इस सारी चीजों का लाभ वो गरीब व्यक्ति को, मजदूर व्यक्ति को, किसान के बेटे को ज्यादा से ज्यादा मिले, ताकि वो लोग भी बड़े स्थान में पहुंचे और आर्थिक उनके शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा ना हो। इसका पूरा प्रयास हमारी सरकार करती है और इसके लिए बहुत सारे आयोग भी हमारे बने हुए, अनुसूचित जाति आयोग बना हुआ है। किसी प्रकार की समस्या होती है, किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो सभी के लिए बना हुआ है। और हम लोग का प्रयास है कि हर तरीके से सही व्यक्ति को इसका लाभ मिले, इसके लिए प्रयास है। और समय जब आएगा कि इसमें कुछ और बदलाव करने होंगे, तो आपको मालूम है ये संविधान है, तो संविधान में बदलाव भी होता है। जैसी जैसी आवश्यकता होगी वैसे वैसे हमारी जो सरकार है, हमारे केंद्रीय सरकार है, तो उसने इसमें परीक्षण करेगा, प्रमुख लोग परीक्षण करेंगे और उसके अनुरूप उनमें बदलाव भी आएगा। और प्रयास ये है, हम तो कहना चाहेंगे कि आरक्षण जब मिला है तो उसका लाभ उठाएं और लाभ उठाकर आगे बढ़े और एक समानता, समरसता का भाव पूरे प्रदेश और देश में स्थापित करें।
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में सतनामी समाज ने एक आंदोलन किया, जिसमें चौरा चौरी की घटना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कलेक्ट्रेट को आग लगाया गया। मैं खुद बलौदा बाजार का हूँ, मेरे घर के पास ही ये कलेक्ट्रेट है, मुश्किल से 200-300 मीटर दूर में एक घटना हुई। इस घटना पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सतनामी समाज को इस ऐसी घटना का खेद है? ये घटना तो सबसे पहले बोलूंगा बहुत दुखद घटना था, बहुत निंदनीय घटना था, और जिसने किया वो बहुत गलत किया। और रही बात सतनामी समाज, पहले तो सतनामी समाज के बारे में बोलना चाहूंगा कि सतनामी समाज सत्य और अहिंसा का पुजारी है। बाबा गुरु घासीदास जी के अनुयायी है, और बाबा गुरु घासीदास जी का सत्य संदेश सत्य और अहिंसा है। तो हमेशा सत्य के मार्ग में चलने वाला है, सत्य बोलने वाला है, सत्य सुनने वाला है। तो सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये घटना को कभी भी सतनामी समाज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम बात करें उस दिन की, उस घटना की, तो लगभग 10 से 15 हजार सतनामी समाज वहां पर एकत्र हुए थे उस आंदोलन में, और इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन कभी इस प्रकार की घटना नहीं हुई। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं इस सामाजिक जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी, आज समाज को हर प्रकार से हक और अधिकार मिलना प्रारंभ हो चुका है। चाहे राजनीति की बात करें, चाहे विकास के बारे में बात करें, हर प्रकार से आज अधिकार मिल रहा है। और हम कहें तो विकास के मुख्य धारा से आज सतनामी समाज जुड़ता चला जा रहा है, हर प्रकार से विकास समाज का हो रहा है। और हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे आज सामाजिक तत्व हैं जिनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, और विशेष रूप से कहूंगा कि कुछ राजनीतिक दलों को भी ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो एससी समाज को, या विशेष रूप से बात करूं सतनामी समाज को, अपना वोट बैंक समझ और वोट बैंक के जरिए से उपयोग करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सतनामी समाज बुद्धिमान समाज है, समझदार समाज है, ज्ञानवान समाज है, जो गुरु घासीदास बाबा जी के मार्गदर्शन में चलने वाला समाज, और विशेष रूप से गुरु प्रधान समाज है, गुरुओं के मार्गदर्शन में चलने वाला समाज है। तो आज कहीं ना कहीं वो जो वोट बैंक समझने वाले जो पार्टी हैं, उनको कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि आज तीव्र गति के साथ इस समाज का विकास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा कि ऐसे जो राजनीतिक दल हैं, वो कहीं ना कहीं समाज के विकास को रोकने के लिए और अपने वोट बैंक की राजनीति करने के लिए सुनियोजित ढंग से इस घटना को अंजाम देने का प्रयास किए हैं। और इसके बड़े उदाहरण दिखते भी कि ऐसे राजनीतिक दल के लोग जेल गए, और एक सामाजिक आंदोलन, समाज का आंदोलन चल रहा है। तो राजनीतिक दल के, चलिए राजनीतिक दल से भी अगर आप समाज से हैं, आप आते तो समझ में भी आता, लेकिन आप दूसरे समाज से होकर वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या किसी ने बुलाया था? अगर बुलाया था, अगर मैं बोलूंगा, अगर वो कहेंगे मैं बुलाया था अगर कहें, तो मैं बोलूंगा कि आप अभी बताएं कि आप बलौदा बाजार से हैं, तो बलौदा बाजार के बगल में ही है कसडोल विधानसभा। उस राजनीतिक दल का कसडोल का विधायक नहीं पहुंचता है, लेकिन आप दूर 1-2 जिला दूर में रहते हैं, वहां से पहुंच जाते हैं। ये बताता है कि वो जो राजनीतिक दल है, इस समाज को बदनाम करने के खातिर, इस समाज में वोटों की राजनीति करने के खातिर, इस संवेदनशील समाज को भड़काने के खातिर, और इस छत्तीसगढ़ जो शांति का टापू कहा जाता है, क्योंकि उस राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं जो उस राजनीतिक दल के बड़े नेता ने कहा था कि अगर इस देश में उनकी सरकार नहीं आई तो आग लगा देंगे। उस दल के बड़े नेता ने कहा था। मुझे लगता है वो अपने बड़े नेता के कहे हुए शब्दों को, उस शब्दों को पूरा करने के लिए सतनामी समाज के आंदोलन को अखाड़ा बनाने का प्रयास उन्होंने किया, और मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और सतनामी समाज हमेशा सत्य और अहिंसा के मार्ग में चलने वाला समाज है, और कभी भी समाज के बीच आकर राजनीति नहीं करना चाहिए। समाज के उन्नति, विकास, उत्थान की बात हमें करनी चाहिए, और सभी समाज को अपना अपना हक होता है, अधिकार होता है, वो किसी के भी साथ रह सकती है, और हर समाज को विकास की ओर आगे बढ़ने का अधिकार है, और विकास की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, ना कि उनको रोकना चाहिए। तो इस प्रकार का रोकने का काम इन लोगों ने किया है। एक राजनीतिक दल, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, आप समझ रहे हैं, लेकिन उन राजनीतिक दल कितना भी प्रयास करे, अब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, जो गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश, मनखे मनखे एक समान, मानव मानव एक समान, उस संदेश के अनुरूप चल रही है। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं, मेरे लिए 4 जाति, गरीब, किसान, महिला, युवा, ये मेरे जाति हैं, और मैं इनके लिए काम करूंगा। तो उसके अनुरूप आज काम हो रही है। तो आप कितनी भी कोशिश करें, कितने भी समाज को बदनाम करने की कोशिश करें, समाज आगे बढ़ेगा, और समाज आज मुख्य धारा से जुड़ रहा है, और मुख्यमंत्री जी के जो जितने भी कल्याणकारी योजना है, उसका लाभ भी आज समाज को मिल रहा है। और जो भी इस प्रकार की घटना को अंजाम दिए ऐसे असामाजिक तत्व, क्योंकि ऐसे घटना करने वालों की कोई जाति नहीं हो, वो असामाजिक तत्व होते हैं, तो जो भी इस घटना को अंजाम दिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, और आगे भी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ऐसे राजनेता जो समाज के बीच में राजनीति
करने आते हैं, ऐसे लोगों को भी मैं सभी समाज वर्ग से भी कहूंगा और पूरे प्रदेश की जनता से भी कहूंगा, ऐसे समाज वर्गों को भी हमको सबक, ऐसे लोगों को, ऐसे राजनेता को भी सबक सिखाना चाहिए जो समाज में आके भी राजनीति करने का प्रयास करते हैं और कभी भी किसी समाज के बीच आके इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। तो निश्चित ही समाज स्वच्छ साफ है और समाज के साथ हम सब खड़े हैं और सतनामी समाज पूरा इस घटने का कड़े शब्दों में। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज में बहुत अधिक धन परिवर्तन की प्रवृत्ति देखी गई है। इसे रोकने के लिए और मूल जो स्वरूप है उसको बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं तथा जो लोग धन परिवर्तन कर रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जरूर आपने कहा कि बहुतायत में सतनामी समाज धन परिवर्तन कर रहा है, लेकिन मैं इस शब्दों से वाकिफ नहीं रखता क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सतनामी समाज ज्यादा धर्म परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि सतनामी समाज गुरु प्रधान समाज भी और गुरु घासीदास बाबा जी के मानने वाले समाज है जो अपने धर्म के रक्षा के लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। स्वाभिमानी ये समाज है। इसके बड़ा उदाहरण है सन 1672 में औरंगजेब के राजा, जिसको आप जानते हैं, जिससे कोई लड़ना नहीं चाहता था, वो इतना क्रूर राजा था। तो ऐसे राजा से लड़ने का काम अगर किसी ने किया तो सतनामी समाज ने किया था। उस समय भी धर्म परिवर्तन के बहुत दबाव, धर्म परिवर्तन करने के बाद उनको सारी सुख सुविधाएं दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, बहुत लालच मिली, लेकिन सतनामी समाज ने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। लड़ना मंजूर हुआ लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं किया। तो वो समाज है, स्वाभिमानी समाज है, तो धर्म परिवर्तन की बात ही नहीं है। कुछ है जरूर, निश्चित ही है, हमने भी देखा है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास करते हैं। एक जागरूकता अभियान, धर्म के प्रति जागृति लाने का प्रयास, बाबा जी के जो संदेश उपदेश को बताने का प्रयास, और जिस लालच लोभ के साथ ये धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं उसकी जानकारी, उस भ्रम से दूर करने का प्रयास, ये हमारा लगातार जागरूकता अभियान चलता है। सामाजिक दौरा भी हमारा चलता है, शासकीय कार्यक्रम के माध्यम से तो प्रयास हमारा रहता ही है। इसके अलावा धार्मिक प्रचार, धार्मिक नीति के माध्यम से भी, जयंती के माध्यम से हो, सभी महापुरुषों, सभी गुरुओं की जयंती के माध्यम से हो, या अन्य और भी सामाजिक आयोजनों के माध्यम से इस प्रकार का जागरूकता का अभियान चलाते हैं और इससे बहुत बदलाव भी आया है। आज लोग इस सारी चीजों से दूर भी हो रहे हैं और इसके अलावा हमारी सरकार ने धर्म स्वतंत्र नियम कानून भी लाया है, जिसके माध्यम से भी आज ये जो धर्म परिवर्तन करने वाले हैं उनमें रुकावट आ रही है। और समाज तो एकजुट है, गुरु प्रधान समाज है और गुरुओं के साथ खड़ी है। आपके पास अनुसूचित जाति विकास मंत्रालय का प्रभार है, तो गिरौदपुरी धाम और अमर गुफा जैसे आस्था के प्रमुख केंद्रों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है? देखिए, अनुसूचित जाति विभाग का तो काम है कि अनुसूचित जाति समाज के लोगों के उन्नति विकास के लिए काम करना, और उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमने आपको बहुत सारी बातें बताई है। और जैसे बात करें हम गिरौदपुरी, जो सतनामी समाज का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और सर्व समाज गिरौदपुरी धाम को जानता है, मानता भी है, गुरु घासीदास बाबा जी को मानते हैं, जैसे हमारे भंडारपुरी धाम है, ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थल है। तो निश्चित ही हमने आपको बताया ही कि विकसित भारत के साथ ही साथ नवा अंजोर जो हमारा है, तो इसमें निश्चित ही संस्कृति और पर्यटन को हम विशेष ध्यान दे ही रहे हैं। धर्मस्व को भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है हमारी सरकार के नेतृत्व में। तो इसमें हमारा गिरौदपुरी धाम है, भंडारपुरी धाम है, जो निश्चित ही विकास से कोसों दूर है। हम देखें तो पहले जब पूर्व में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी तो वहां गिरौदपुरी धाम को विकसित करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ। उनके द्वारा हम ये कहें कि विश्व का सबसे ऊंचा, हम बात करें अगर भारत देश में सबसे ऊंची इमारत अगर कोई है तो कुतुब मीनार है, तो उससे भी ऊंचा जैतखाम गिरौदपुरी धाम में बाबा गुरु घासीदास जी की जो प्रतीक चिन्ह है उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आज हम गिरौदपुरी धाम जाते हैं तो जितने भी भवन वहां पर दिखते हैं, जितने भी आश्रय स्थल दिखते हैं, जितनी भी व्यवस्थाएं दिखती हैं, जितनी भी रोड दिखती हैं, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ। और निश्चित ही सतनामी समाज उस समय बहुत अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा था। जब छत्तीसगढ़ में 2018 से 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय बिल्कुल बहुत छला हुआ महसूस किया। भेदभाव की राजनीति सतनामी समाज को झेलना पड़ा, क्योंकि गिरौदपुरी जो सतनामी समाज ही नहीं सर्व समाज जिसको मानता है, ऐसे गिरौदपुरी धाम में 1 रुपए का भी विकास कार्य नहीं दिया, एक ईंटा वहां नहीं लाया गया। तो निश्चित ही बहुत दुखद ये 5 साल रहे सतनामी समाज के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के जो गुरु घासीदास बाबा जी के ऊपर जिनकी आस्था है, सबको दुख हुआ। लेकिन अब
फिर से सूरज उगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई और आज 2.5 साल हो गए सरकार को बने हुए। इस 2.5 सालों में चाहे वो गिरौदपुरी धाम हो, चाहे भंडारपुरी धाम हो या अन्य और हमारे धार्मिक स्थल, सभी के लिए विकास कार्यों के लिए पैसा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने दिए हैं। जिसमें हम गिरौदपुरी की बात करें तो जो भूइयां डंडा शरण नापते हुए श्रद्धालु जो गुरु घासीदास बाबा जी का दर्शन करने जाते हैं मन्नत मांगकर, उनके लिए शेड निर्माण करने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, जिसका निर्माण कार्य आज गिरौदपुरी धाम में चालू हो चुका है। जोक नदी है, उस जोक नदी में लोग स्नान करते हैं, फिर स्नान कर कर बाबा जी का दर्शन करने जाते हैं। तो उस जोक नदी में शेड निर्माण के लिए, पचरी निर्माण के लिए, शौचालय निर्माण करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए का उन्होंने घोषणा किया हुआ है। ऐसे और भी वहां पर जो हमारा जो मुख्य मंदिर से लेके छाता पहाड़, पंचमुखी, जो अमृत कुंड वगैरह है, वहां तक जाने के लिए जो रोड है उसको सतनाम मार्ग के रूप में विकसित करने का बजट में प्रावधान किया गया है। दूसरा हमारा धार्मिक स्थल है भंडारपुरी धाम, जो बाबा गुरु घासीदास जी की कर्म स्थली कही जाती है। गिरौदपुरी धाम हमारा गुरु घासीदास बाबा जी की अवतरण भूमि, तपोभूमि के नाम से हम सब जानते हैं, और उनकी कर्म स्थली जहां पर वो निवासरत थे, जहां से उनका वंश विस्तार हुआ, जहां से उन्होंने सतनाम आंदोलन प्रारंभ किया, आडंबर, पाखंडवाद, रूढ़िवाद से उन्होंने लोगों को दूर करने के लिए जहां से प्रारंभ किया, वो भंडारपुरी धाम है। तो वहां पे जो मोती महल, काफी समय से मांग था कि वहां मोती महल निर्माणाधीन है, उसको पूरा किया जाए। तो उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने 17,11,22,000 रुपए पैसे पास किए, जिसका भी निर्माण कार्य आज प्रारंभ हो चुका है, निर्माणाधीन है, लगातार काम तेजी से, तीव्र गति से चल रहा है। तो इस प्रकार भंडारपुरी धाम हो। वैसे अगर हम बात करें, इसी रायपुर राजधानी में हमारा बाराडेरा धाम है, जहाँ तालाब है, जिस तालाब की बहुत बड़ी विशेषता है। कहा जाता था कि कोई भी राहगीर वहां से गुजरता था और उसको अगर भूख प्यास लगता था तो वहां पर सारी सुविधाएं रहती थी कि प्रणाम करता था और प्रणाम करके बाबा जी से आह्वान करता था, तो उसको सारी सामग्री वहां से मिल जाती थी, जिससे वो अपना जीवन व्यापन करता था और उसके बाद फिर अपने गंतव्य स्थान चला जाता था। तो इस प्रकार की महत्ता उस तालाब की है। तो उस तालाब को भी विकास करने के लिए कभी पैसा नहीं मिला, जिसके लिए 50 लाख रुपए अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व मिला। वहां पर हाई मास्ट स्लाइड के लिए भी पैसे मिले। ऐसे और भी बहुत सारे जो धार्मिक स्थल हैं, बात करूं तो हमारे लालपुर धाम है, अमर टापू धाम है, हम कोरबा में बात करें तो वहां समाज का बड़ा स्थान है। तो ऐसे सभी स्थानों के लिए जितने भी मांग आए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से समाज ने मांग किया, तो सभी जगह के लिए मुख्यमंत्री जी ने पैसे दिए, घोषणा की और पैसे भी देना प्रारंभ करे। तो इस प्रकार बहुत तीव्र गति के साथ, चाहे धार्मिक स्थल की बात करूं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में बात करूं, हर क्षेत्र में समाज के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने करोड़ों रुपए पैसे स्वीकृत किए, करोड़ों संसाधन उपलब्ध कराए हैं, हर प्रकार से सहयोग कर रहे हैं। इसीलिए हम आज विश्वास के साथ बोल पाते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सरकार, बाबा गुरु घासीदास जी के बताए हुए मनखे एक समाज के संदेश के अनुरूप ये सरकार चल रही है। आप एक युवा नेता हैं और अभी एक युवा राजनेता के रूप में लोकप्रिय, पूरे छत्तीसगढ़ में आप लोकप्रिय हैं। तो हमारे जो युवा साथी हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा साथी हमारे बहुत अच्छे हैं, जो भी छत्तीसगढ़ के युवा साथी, और युवाओं से यही कहना चाहूंगा, समझता हूं इस जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, अनेक दिक्कतें आती हैं, लेकिन हर समस्या से लड़ना भी हम ही को है, आगे बढ़ना भी हम ही को है, मेहनत भी हम ही को करना है। तो मेहनत करने से, संघर्ष करने से कभी डरे ना, संघर्ष को इस जीवन में अपनाएं और संघर्ष के साथ आगे बढ़ें। और जिस चीज का हम विरोध करते हैं, अगर हम सिस्टम का विरोध करते हैं तो उस सिस्टम में आने के लिए हम प्रयास करें। अगर हम एजुकेशन सेक्टर को सुधारना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर को सुधारना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ को सुधारना चाहते हैं, तो इसको सुधारने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो युवाओं से कहूंगा कि हम सब इस अपॉर्चुनिटी को अवसर बनाते हुए आए, मंच में आए, स्वयं से आए और आगे बढ़े, क्योंकि अब हर तरीका से मंच खुला हुआ है, हर तरीका से आपके पास अवसर है, बस उस अवसर को अपनाना है और अपना के अपने आप को आगे लाना है। तो बेझिझक होकर आइए। और आप देख भी रहे हैं, अब जितनी भी राजनीतिक दलें भी हैं, वो भी युवाओं को अवसर दे रही है, मंच दे रही है, क्योंकि आज हम देखते भी हैं कि जिस भी गांव में हम चले जाएं, अगर कोई भी धार्मिक कार्य हो या
किसी प्रकार का शासकीय कार्य हो, तो अगर किसी के ऊपर में जिम्मेदारी है उस कार्यक्रम को अच्छे से कराने की, तो युवाओं को ही सारी जिम्मेदारी मिल रही है। तो राजनीति में भी हम आए और राजनीति में आकर अपना सर्वस्व इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और अपने अंदर दिल दिमाग में एक विचार हमेशा रखें कि अपने से पहले राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम का विचार हम हमेशा रखें। देश के लिए जब हम काम करेंगे तो अपने आप स्वयं के लिए काम हो जाएगा, प्रदेश की जनता के लिए काम हो जाएगा, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ पाएंगे। तो इस सोच के साथ एक पॉजिटिव सोच, निगेटिव सोच कभी भी अपने जीवन में न रखें, पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव सोच के साथ काम करें। आप जब पॉजिटिव सोच के साथ काम करेंगे तो निश्चित आप जो चाहते हैं, जो आपका टारगेट होगा, आपका जो गोल होगा, वहां तक आप निश्चित पहुंचेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप देख ही रहे हैं कि हम भी एक सोच के साथ, एक पॉजिटिव सोच के साथ काम किया। आज इतना बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया इस इतने कम उम्र में। आप देख रहे हैं इस देश की क्या बात करें, हम दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक युवा इंसान बना हुआ है। तो ये बड़ा उदाहरण है कि युवा बड़े से बड़े स्थान में पहुंच सकता है। उसके पास वो शक्ति है, वो ताकत है, बस उस शक्ति और ताकत को पहचानना है और मेहनत से डरना नहीं है, मेहनत करके आगे हम सबको बढ़ना है। छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद अभी तक अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जनरल से मुख्यमंत्री प्राप्त हो चुके हैं। तो क्या हम आपको अनुसूचित जाति के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं भविष्य में? हमने शुरू में ही कहा, पद दायित्व मायने नहीं रखता। हम सब का ध्येय एक ही है कि हमारे प्रदेश की जनता के लिए हम सेवा करें, हमारे देश की जनता के लिए हम सेवा करें और हम सब के हृदय में एक ही विचार हो, राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम। और उस भाव के साथ हम सब काम कर रहे हैं। जिनको भी दायित्व मिलता है उस दायित्व को वो निष्ठापूर्वक निभाने का प्रयास करते हैं और हम सब उसी तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इतने अच्छे मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं जिनके नेतृत्व में सर्व समाज का हक अधिकार, सर्व समाज का सर्वांगीण विकास उनके माध्यम से, उनके नेतृत्व में हो रहा है। तो हम सब उनके साथ खड़े हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। तो हम सबका एक ही दायित्व है, हमको सेवा करनी है इस देश की, इस प्रदेश की, इस जनता की, और उस सेवा में भावपूर्ण से, बहुत अच्छे भाव के साथ हम काम करें। जो गुरु घासीदास बाबा जी के संदेश है, सबको सम्मान और सबका अधिकार, उस भाव के साथ हम काम करें और इस भाव के साथ हम काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा प्रदेश विकसित भारत बनेगा, विकसित प्रदेश बनेगा, विकसित भारत बनेगा और हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं वो विकसित नागरिक बनेंगे। जी, आपने हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को जो जागरूकता प्रदान की और उन तक जो संदेश पहुंचाया, गुरु घासीदास बाबा का जो संदेश मन के एक समान पहुंचाने का प्रयास किया, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता इसको सुनेगी और इससे एक अच्छे स्वरूप में, पॉजिटिव रूप में इसको लेने का प्रयास करेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत सारे सवाल आपने पूछे, जो हमसे हो पाया हमने जवाब देने का प्रयास किया है और जनता से भी ये कहूंगा कि किसी प्रकार की कोई गलती हुई होगी तो निश्चित ही आने वाले समय में आपके जो सुझाव होंगे उसको सुधारने का प्रयास किया जाए।